हेलो एवरीवन, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 का सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो कि 15 दिसंबर 2019 को हुआ था। तो इसको आप सॉल्व करिए, जिससे आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि सी सेट का पेपर कैसे बनता है। तो आइए फटाफट हम 2019 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस बतानी थी कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखें, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप ऑप्शन बी देखिए, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें आपका जी जान लगाकर ये आपका क्रिया विशेषण है। जबकि ऑप्शन बी में जो काली है और ऑप्शन सी में जो खट्टा है ये विशेषण है, लेकिन आपको यहाँ पे क्रिया विशेषण बतानी है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली। ऑप्शन सी, गमला और आल्पिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए यानी फ्रेंच को माना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन डी देखें, महत्व जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि महत्व इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अशुद्ध वर्तनी है। बाकी जितने हैं वो सारे शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 6, आभ्यंतर का विलोम होता है बाएं। ऑप्शन ए, आभ्यंतर का विलोम बाएं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? वत्स। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है वत्स, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, पीताम्बर में कौन सा समास होता है? तो पीताम्बर में आपका यहाँ पे ऑप्शन में सी और डी दोनों ही समास है। पीताम्बर में कर्मधार है और बहुव्रीहि दोनों ही समास है। जब पीताम्बर का विग्रह पीत है अंबर जो के रूप में किया जाए तो कर्मधारय समास होगा। जब पीताम्बर का विग्रह पीत है अंबर जिसका अर्थ श्री कृष्ण के रूप में किया जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। तो यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही सही उत्तर है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन सी को यानी कर्मधारय को माना है, जो कि गलत है। अगला है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में। ऑप्शन सी, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है और इसकी रचना तुलसीदास ने की है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। तो खिड़की का पर्यायवाची अगर आप देखें तो वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है। तो यानी आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ये राइट आंसर होगा। खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी तथा दरीचा तीनों ही होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प ए यानी वातायन को सही माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला जो है ये क्वेश्चन 11 से 15 तक आपके गद्यांश दिया हुआ है, यानी पैसेज दिया हुआ है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करनी है। उसके बाद 11 से 15 जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं भी इसको पढ़ रही हूँ, आप भी इसको पढ़िए। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करते, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावादी ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसादा की निर्माण नहीं हुआ है। तो इसको आपने भी रीड कर लिया होगा। तो आइए 11 से 50 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है इस गद्यांश का? ऑप्शन बी, जीवन और आशावाद का ये पूरा चित्रण था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है, इसका आशय क्या है? तो ये जो है, परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय यह है कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, नकारात्मकता का आशय क्या है? निराशावाद।
नकारात्मक का आशय है निराशावाद, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। के लिए कहा जा सकता है उपर्युक्त सभी वाक्य सही है, यानी निराशा कुंठा और प्रवंचा की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से ही दुखी रहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सारे ऑप्शन सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 और इस पैसेज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आत्मिक आनंद से आशय है आह्लाद। गद्यांश के अनुसार आत्मिक आनंद से आशय होता है आह्लाद, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अपने करनी पार उतरने का अर्थ क्या होगा? अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ऑप्शन बी। लोकोक्ति अपनी करनी पार उतरने का अर्थ होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सारे अंक को प्रदर्शित कर रहे हैं, संख्या, गोद और चिन्ह, लेकिन अंग जो है अंग सबसे अलग है यहाँ पे, तो अंग यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि ये अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अगला है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन सी छ। च, छ, ज, झ तथा य व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है। इस व्यंजनों को तालव्य व्यंजन कहते हैं, जबकि क, कंठ्यन, द मूर्धन्य तथा म ओष्ठ्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युक्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको समरूप या समोच्चारित शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो परंतु व्युक्ति का अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, समरूप या समोच्चारित शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी। मातृधन ऋणाम इज इक्वल टू मातृडाम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 21। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो स्पीच है जॉन लॉक्ड एट द ताज एंड सेड हाउ मैग्निफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी देखें, जॉन लॉक्ड एट द ताज एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी मैग्निफिशिएंट। यहाँ पे आपको सरप्राइज दे रहा है, यहाँ पे जो आपको सेट के बाद जो एपोस्ट्रोफी लगा है उसको आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। दिया गया जो वाक्य है डायरेक्ट स्पीच जो दिया हुआ है यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट दिया हुआ है इसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलकर इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, हटाते हुए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य में हाउ से सरप्राइज का बोध होता है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ हाउ से हुआ है, इससे ताज की सौंदर्य की अधिकता प्रकट होती है। चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में हाउ के बाद एडजेक्टिव मैग्निफिशिएंट ये का प्रयोग हुआ है, अतः नियमानुसार हाउ को इनडायरेक्ट स्पीच में वेरी में बदल देते हैं तथा वाक्य में असर्टिव में बदल देते हैं और साइन जो एक्सक्लेमेटरी का है उसको फुल स्टॉप में परिवर्तित कर देंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। जॉन लॉक्ड एट द ताज एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी मैग्निफिशिएंट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन को करना है करेक्ट। तो दिया हुआ है बोथ ही एज वेल एज हिज सन वेयर प्रेजेंट, यानी ऑप्शन सी इसका देखिए बोथ ही एंड हिज सन वेयर प्रेजेंट। विकल्प सी जो दिया है इसमें वर्णित शुद्ध वाक्य है, ये जो है ये शुद्ध है। नियम है कि जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउंस में एंड को एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है सदैव प्लूरल यानी बहुवचन ही प्रयुक्त होता है। नियमानुसार बोथ के साथ कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव दिया है, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो अगर आप इसके एक्टिव वॉइस को देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे एवरीवन लव्स हिम। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाए तो ऑप्शन डी देखिए ही इज लव्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लव्स और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है।
तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी, सब्जेक्ट होगा प्लस इज या आर या एम यूज़ करेंगे, या उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद बाई लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यानी ही इज़ लव्ड बाई एवरीवन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, select the word as an appropriate meaning for the given word bundle from the following. Option A, one who destroys work of art. शब्द वंडल का तात्पर्य है वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क्स ऑफ आर्ट, समवन हु विलफुली डिस्ट्रॉयज और डिफेसेस प्रॉपर्टी। अन्य एक्सप्रेशन का तात्पर्य क्रमशः होता है वन हु क्रिएट्स ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी आर्टिस्ट हो गया, और तीसरा अगर आप देखिए वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली, ये इसका इंट्रोवर्ट होता है और ये जो है अंतर्मुखी है। उसके बाद वन हु इज़ प्रेजेंट एनीवेयर, ये जो है सर्वव्यापी, इसका जो हो जाएगा ऑमनी प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन ए देखें तो ये इसका राइट आंसर होगा बॉन्डल का, यानी वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क्स ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज 0 आवर। ये फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है, 0 आवर का। तो ऑप्शन बी अगर आप देखिए, द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस। द फ्रेज यानी द 0 आवर का तात्पर्य है द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस, द टाइम एट विच अ प्लांट ऑपरेशन, टिपिकली अ मिलिट्री वन, इज सेट टू बिगिन, द आवर एट विच अ प्लांट मिलिट्री ऑपरेशन इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट, यानी आक्रमण समय। तो द 0 आवर का हो जाएगा द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन 26 to 30। तो यहाँ पे आपको इसके बाद जो आएगा वो पैसेज होगा, पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद 26 to 30 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आप पैसेज को रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पैसेज है, ट्रेवल इन द यंगर शॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ही दैट ट्रेवल्ड इन टू अ कंट्री बिफोर ही हैथ सम entrance into the language, go to school and not to travel. That young man travel under some tutor or grave servant. I allow well, so that he be such one that hath the language and hath been in the country before, whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country where they go, what acquaintance they are to seek, what exercise or discipline the place yieldeth, for else young man shall go hooded and looked abroad little. It is a strange things, this is that in a sea yogas where there is nothing to be seen but sky and sea, men should make diaries, but in land travel wherein so much is to be observed, for the most part them omit। इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से पॉज करके, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वरना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। Question number 26, who tells about the things to be seen in the country one is traveled? Option C, tutor। लेखांश से स्पष्ट ज्ञात होता है कि फ्रांसिस बाकन अपने निबंध ऑफ ट्रेवल के माध्यम से यात्रा यानी ट्रेवल करने वाले व्यक्ति को स्पष्टता निर्देशित करते हैं कि यदि यात्री यानी ट्रेवलर को उस देश अथवा स्थान के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो वह उस देश अथवा स्थान की यात्रा न करे, बल्कि वह एक ट्यूटर अथवा जानकार व्यक्ति के निरीक्षण में यात्रा करे जो उस देश या स्थान की भाषा, संस्कृति यानी लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में जानता हो एवं उस देश या स्थान में पर पूर्व काल में जा चुका हो। ऐसा ट्यूटर या गाइड जो उस नए यात्री को यहाँ ये बता सके कि उस देश या स्थान के कौन कौन से स्थान देखने योग्य हैं। तो ऑप्शन सी, ट्यूटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, what is not important for travel in a country? Option D, company of the family members। लेखांश पठन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि एक देश या स्थान की यात्रा करने के दौरान पारिवारिक सदस्यों का साथ या संगति कंपनी का होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो उपयुक्त तीनों ही विकल्प जो ए, बी और सी दिया हुआ है ये वर्णित कथन यात्रा ट्रैवलिंग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये वर्णित कथन यानी कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स सही उत्तर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, द ग्रेव सर्वेंट accompanying the travel must have, ऑप्शन ए, ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ द ट्रेवल। लेखांश से स्पष्ट ज्ञात होता है कि युवा व्यक्ति या यात्री ट्रेवलर के साथ साथ जो व्यक्ति यानी ट्यूटर या ग्रेव सर्वेंट या गाइड चलता है
उस ग्रेव सर्वेंट द्वारा उस देश या स्थान का पूर्व काल में भ्रमण किया गया है, अन्यथा ये ट्यूटर या ग्रेव सर्वेंट उस युवा व्यक्ति या यात्री को उस देश या स्थान के बारे में कोई जानकारी जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकेगा। अतः ट्रैवल यानी ऑप्शन ए जो है ये ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ द ट्रैवल, ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वन शुड विजिट द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस व्हेन द प्रिंसेस आर, ऑप्शन बी लिसनिंग टू एम्बेसडर्स। लेखांश प्रथम से स्पष्ट होता है कि किसी युवा यात्री को किसी देश या स्थान की यात्रा के दौरान वहां की रानी या राजकुमारी द्वारा वहां के राजदूतों यानी एम्बेसडर्स का सम्मान या अभिनंदन किया जाना, देखना अथवा भ्रमण करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यानी लिसनिंग टू एम्बेसडर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु लर्न्स फ्रॉम ट्रेवलिंग, यंग मैन, ऑप्शन सी। लेखांश से स्पष्ट वर्णित है कि यात्रा से यंग मैन सीखता है, तो यंग मैन जो है ये ट्रेवल अंडर सम ट्यूटर और ग्रेव सर्वेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड इंटरेस्टिंग इन फॉलोइंग सेंटेंस, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी एडजेक्टिव। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो इंटरेस्टिंग है ये एडजेक्टिव यानी विशेषण, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है जो कि पुस्तक की विशेषता का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसे पूर्व लिंकिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा। ठीक है, एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, कौन से इसमें से गलत स्पेलिंग है? तो ऑप्शन बी अगर आप देखिए ट्रूली की स्पेलिंग गलत है, जबकि ट्रूली का राइट स्पेलिंग ये होता है TRULY। ठीक है, तो ये इसका सही होगा, यानी सबसे गलत स्पेलिंग जो है ये ट्रूली है, बाकी सारे सही है। तो इसको पॉज करके अगर आप इसका मीनिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इसको फिल करना है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा वहाँ पे हम फिल करेंगे। पुट ब्लैंक द क्लॉक इट इज़ 20 minutes फास्ट, ऑप्शन डी। पुट बैक द क्लॉक इट इज़ 20 minutes फास्ट। रिक्त स्थान में बैक का प्रयोग उचित है। पुट द क्लॉक बैक का तात्पर्य है टू एडजस्ट द टाइम ऑन वंस क्लॉक as back by 1 hour to account for the end of daylight saving time. Return to the past, return to old fashioned ideas, customs, etc. To change the time on a clock to an earlier time, to return to a time in the past, यानी घड़ी पीछे करना, पुनः उसे स्थान पर रखना। यहाँ पे आपको back जो है ये इसका फिल करने के लिए है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बतानी है। दिस पेन इज मच ब्लैंक दैट देन दैट, ऑप्शन ए। दिस पेन इज मच चीपर देन दैट। एडजेक्टिव चीप जो है इसका ये कंपैरेटिव डिग्री जो होता है चीपर। चीप, चीपर, चीपेस्ट होता है ना, तो इसका यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, चीपर। चीप का प्रयोग उचित तुलना, क्योंकि इस वाक्य में एक कलम की तुलना दूसरी कलम से की जा रही है, तो इसका कंप्रीहेंशन जो है ये उसको प्रभावी या जोरदार दर्शाने के लिए मच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, चीपर। 35, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसको चेंज करना है। द इंस्टीट्यूशन इज एज बैड एज इट कुड बी। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा? द इंस्टीट्यूट इज थ्रोली बैड, ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में एज बैड का प्रयोग हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य है। इसे सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एज बैड एज हटाकर थ्रोली बैड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो विकल्प जो ए है यानी द इंस्टीट्यूट इज थ्रोली बैड, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, सभी गुलाब लाल हैं। ये जो है ये सही नहीं है। कथन सभी मनुष्य मरणशील है और मनुष्य पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये सार्वभौमिक सत्य होता है, अतः ये कथन जो है ये सही है। उसके बाद कुछ हाथियों की सूंड होती हैं, इस आधार पर ये सही हो सकता है कि अन्य हाथियों के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अन्य हाथियों के सूंड नहीं है।
ठीक है। अन्य हाथियों के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर ये कथन सभी हाथियों के सूंड होते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य होता है। अतः ये कथन भी सत्य है, परंतु कथन जो है कि सभी गुलाब लाल हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि गुलाब सफ़ेद, काला, बहुत सारे कलर के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए। इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से सबसे अलग जो है वो बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे जो हैं वो क्यूब हैं, लेकिन ये जो है 144 ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संख्या 27, 64 और 125 3, 4 एवं 5 का घन है। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 125 का क्यूब है, लेकिन 144 जो है ये स्क्वायर है, जो कि 12 का, तो ये अलग है, ऑप्शन डी। अगला है, किसी समूह या गठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना है निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सभी सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, और ये निर्णय लेने के लिए सहज बनता है, ऑप्शन डी। मानव जीवन के अस्तित्व एवं मानव विकास के लिए संचार आवश्यक है। दूसरों के अंतर्क्रिया किए बिना कोई भी व्यक्ति, समूह या समाज प्रगति नहीं कर सकता। संचार जीवन को जीवंत बनाता है। संचार के महत्वपूर्ण कार्य निम्न होते हैं। संचार द्वारा मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति होता है एवं भावात्मक स्तर पर संचार तुष्टिकरण का एक उपकरण बन सक जाता है। दूसरा, ये निर्णय लेने को सहज बनाता है। तीसरा, ये सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। चौथा, ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। पांचवा, ये संचार, नवाचार, प्रसारण में भी उपयोगी है, आदि। तो स्पष्ट है कि संचार के कार्यों के संदर्भ में प्रश्न में दिए गए कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी उसका सही आंसर था। इसके बाद आता है रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 39। कोड दिया गया है कंप्यूटर का, अगर ये है तो सॉफ्टवेयर का क्या होगा। तो अगर आप कंप्यूटर का इससे देखें तो ये सारे जो हैं, सी जो है, सी का बी -1 है, ओ का एन जो है ये -1 है, एम का एल जो है -1 है, तो सारे माइनस माइनस में है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी करेंगे, सॉफ्टवेयर के भी सारे को -1 कर देंगे। तो एस का -1, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एस का -1 आर हो जाएगा, ओ का एन हो जाएगा, एफ का ई हो जाएगा, यानी सारे को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सारे कंप्यूटर का ये सारे माइनस माइनस में थे, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर का सारे -1 कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन ए 398, ये जो है सबसे अलग है। ठीक है, क्यों अलग है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। विकल्प ए जो है ये सबसे अलग है ना, तो ए जो था वो दिया हुआ था 398, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 9 + 8 = 20 होगा। ऑप्शन बी जो दिया था 5 + 7 + 9 = 21 होता है। ऑप्शन सी में 8 + 8 + 5 = 21 होगा। ऑप्शन डी जो है ये भी अगर इसको हम सारे को ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। सारे 21 आ रहे हैं, केवल ऑप्शन ए ही 20 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। क्या नाम है, द्विक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण वह संचार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संचारक द्वारा प्रेषित संवाद प्रापक तथा प्रापक तक सीधे पहुंचाया जाता है। अन्य शब्दों में, एक व्यक्ति अपने विचारों, मतों, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक संचारित करता है या दूसरा व्यक्ति सीधे संचारक के विचारों को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार का संचार अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार का प्रायः द्विप संप्रेषण यानी डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यानी द्विक संप्रेषण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं। ये ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का तात्पर्य उस संप्रेषण से है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होता है, जो एक संप्रेषण परक संबंधित स्थापित करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के अनेक प्रकारों में मुखोन्मुख या मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार एवं लघु समूह परिचर्चा आते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। इस क्वेश्चन को आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट दिखाऊंगी, क्योंकि सॉल्व करने के टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें।
तो इसलिए सॉल्यूशन भी लिया हुआ है मैंने इसमें। तो एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है, तो बेटी का उम्र क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन बी जो है 15 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। तो आइए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूँ। मान लेते हैं कि x जो है, बेटी की आयु जो है वो x वर्ष है, तो माता की आयु 4 गुना है तो यानी 4x होगा, और पिता की आयु, पिता जो है 5 वर्ष बड़े हैं तो 5x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, 4 गुना माता बड़ी है यानी 4x, पिताजी जो है अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं यानी 5x। तो माता एवं पिता की उम्र का योग यानी 4x + 5x = 135। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग 4 + 5x = 135, इसको ऐड करेंगे तो 9x हो जाएगा, 4 + 5 9 हो गया = 35, x = 135/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 टाइम में कटेगा 9 से ये, तो बेटी का उम्र जो है ये 15 वर्ष हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रंग विद्या। ऑप्शन ए, रंगों से संप्रेषण के लिए रंग विद्या यानी क्रोमैटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट छात्रों के अध्यापन के लिए रंगों द्वारा संप्रेषण विशेष स्थान रखता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 45, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक दक्षता। ठीक है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब आप अन्य अभिन्यासित हो जाते हैं तो आप अपने सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं दौड़ता है। ठीक है, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं दौड़ता है, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है? इसको फटाफट आप भी सॉल्व करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रमन से तेज मोहन दौड़ता है, करीम से तेज रमन दौड़ता है, और जो आपका थर्ड इक्वेशन बना वो बना कि सुमन जो है करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है, रमन जो है मोहन से तेज दौड़ता है, और करीम जो है वो रमन से तेज़ दौड़ता है, और करीम जो है वो सुमन से भी तेज़ दौड़ता है, और अभिनव जो है वो करीम से तेज़ दौड़ता है। तो चारों समीकरणों से स्पष्ट होता है कि अभिनव जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी अभिनव यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है क्या? संदर्भ। ऑप्शन डी। अंतर्वैयक्तिक संचार सामाजिक संबंधों को कायम रखने वाली धुरी है और अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल को प्रभावी एवं सफल बनाने के सहायक होते हैं। इस प्रकार है कि स्व रहस्योद्घाटन यानी सेल्फ डिस्क्लोजर, और भाव व्यक्ति यानी सेंस स्टेटमेंट, उसके बाद आत्मदृढ़ता यानी सेल्फ एजर्टिनेस, स्पष्टता यानी क्लियरिटी, संदर्भ एवं समय कॉन्टेक्स्ट एवं टाइम आदि। संदर्भ से तात्पर्य समकालीन विषय में व्यक्त किए गए अर्थ हैं, क्योंकि संदर्भ के बदलने से अर्थ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संदर्भ एवं समय को ध्यान में रखते हुए संचारक को संवाद का संचारण करना चाहिए। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ ही होता है, तो ऑप्शन जो डी है संदर्भ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकते हैं? चरम संशक्तिशीलता। तो किसी भी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी भी व्यक्ति या प्रशासक के समक्ष विद्यमान समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव निर्णयन कहलाता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी तथा विश्वसनीयता एवं प्रभावी प्रशिक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तथा अनुभव निर्णय निर्माण में सहायक होता है, जबकि चरम संशक्तिशीलता जो है एक्सट्रीम कॉजिवनेस जो है ये निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये समुच्चय वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप पॉज करके अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित आंकड़े दिए गए हैं, इसमें से आपको माध्यिका तथा बहुलक का अंतर है इसमें। तो ऑप्शन ए यानी 3.5, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले हम लिखेंगे, यानी सबसे छोटे सबसे बड़ा। सबसे छोटा यहाँ पे 25 है, फिर 29 है, फिर 30, 32, 33, 33, उसके बाद 42, 42, 42, उसके बाद 45, 46, 47, 48, 51। तो सब छोटे से बड़े तक हम कर लेंगे तो 72 तक हुआ, यानी पूरे जो संख्या है, जो नंबर है, पूरे 20 है, 20 पद है। तो अगर इसका माध्यिका निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, उसके बाद सम पदों के लिए, ठीक है। तो इसके जगह पे अगर आप हम रखेंगे वैल्यू, तो 20 पद है तो n की जगह पे 20 पुट कर देंगे अपॉन 2 प्लस 20/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो यानी ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 10वां पद प्लस 11वां पद अपॉन 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 46/2। 10वां पद अगर आपका यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जो 10वां पद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 और 11वां पद 46 है। 45 प्लस 46/2, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 91/2, इसको सॉल्व करेंगे 45.5, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दिए गए आंकड़ों में 42 सबसे अधिक 3 बार आया है, इसलिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक 42 होगा। अब इस अंतर 45.5 माइनस 42 यानी 3.5, 3.5 जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी से 29 दिन, फरवरी में 29 दिन होंगे? ऑप्शन बी 2300। वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए उसे अधिवर्ष कहा जाता है तथा अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। शताब्दी 2300 जो है ये 4 से विभाजित है, इसलिए इस वर्ष में फरवरी में 29 दिन होगा, जबकि अन्य जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य इतना है 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों का विक्रय मूल्य होगा इज इक्वल टू, तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, यानी 4/5 हो गया। लाभ इज इक्वल टू विक्रय माइनस क्रय मूल्य होता है, यानी 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। लाभ परसेंटेज में निकालनी है तो उसको निकालेंगे लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, हमेशा क्रय मूल्य में ही निकाला जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ कितना हुआ 1 हुआ, 1 अपॉन क्रय मूल्य कितना है 4 है, 4 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 25%, यानी ऑप्शन ए 25% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, विषम युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे सबसे विषम युग्म जो है उसको चुनना है। ऑप्शन बी गेंद बल्ला। तो अगर सारे ऑप्शन को आप देखें तो बल्ला से गेंद खेली जाती है, जबकि बल्ला से जो गेंद खेली जाती है। बाकी बोतल जो है, बोतल में मदिरा होता है, कप में चाय होता है, घड़े में पानी होता है। तो इस प्रकार गेंद और बल्ला जो है वो सबसे अलग युग्म है, यानी विषम है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो सब एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी दिया गया जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो मान लेते हैं त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x होगी, ठीक है। तो यानी 3 भुजा है तो x प्लस x प्लस x, x प्लस x इज इक्वल टू x प्लस ये कितना है, इन 2 भुजाओं की लंबाई से का योग जो है 4 सेंटीमीटर कम है। 4 सेंटीमीटर कम है तो माइनस कम है, यानी इसमें x में हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये x अपॉन x इज इक्वल टू 4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4, तो भुजा क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी ये इसका राइट आंसर है, 4√3। अगला है निर्णय लेने का पहला चरण है समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना। ऑप्शन सी, निर्णय लेने का पहला चरण क्या होता है? समस्या को पहचानना और परिभाषित करना। प्रशासन में निर्णय के दैनंदिन
गतिविधि तथा एक प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलने वाला स्वाभाविक कार्य है। प्रसिद्ध विद्वान हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से चरण है? पहला चरण है आसूचना क्रिया यानी इंटेलिजेंस एक्टिविटी। ये निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है जिसमें समस्या का पता लगाया जाता है और आवश्यक सूचना, आंकड़े तथा तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इस प्रकार इस चरण में निर्णय लेने के अवसरों तथा स्थितियों का पता लगाया जाता है। और दूसरा क्या है? डिजाइन एक्टिविटी यानी प्रारूप क्रिया। इस द्वितीय चरण में विभिन्न विकल्पों तथा संभावित कार्यविधियों का विकास एवं विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार ये चरण विद्यमान समस्या तथा उसके संभावित विकल्पों के आकलन एवं समाधान के संबंध में चिंतन का है। तीसरा विकल्प चयन क्रिया यानी चॉइस एक्टिविटी, ठीक है। इस तीसरे एवं अंतिम चरण में समस्त उपलब्ध विकल्पों या कार्यविधियों में से किसी एक का चयन कर लिया जाता है जो कि निर्णयकर्ता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना, ये निर्णय लेने का पहला चरण है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57। 2 संख्याएं इस प्रकार दी हुई हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल जो है 5:1:18 है, इसके अनुपात में है। तो उनके वर्गों का अंतर बताइए, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों संख्याएं जो है वो a और b है। प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि उनका योग, अंतर एवं गुणनफल कितना हो जाएगा? 5:1:18 यानी a:b, a + b:a - b:ab, ठीक है। यानी योग a+b, अंतर a - b और गुणनफल यानी ab। इस 2 में करना है 5:1:18। तो माना कि a + b = कितना हो जाएगा? ये a वाला 5x और a - b x, तो a = 3x एवं b = 2x हो जाएगा। तो 18x कितना हो गया? 18x आपका 3x × 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। संख्याएं क्रमशः 3 × 3 एवं 2 × 3 अर्थात 9 एवं 6 होगी। तो इनके वर्गों का अंतर हो जाएगा 9² - 6² यानी 81 - 36 45। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 45। क्वेश्चन नंबर 58। यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड x - 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे? तो यहाँ पे आपका x³ + 4x² - 3x - 18 है। यहाँ पे x³ प्लस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपका 3x² + x² + 3x - 6x हो जाएगा, ठीक है, -18, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x³ + 3x², ऑप्शन ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये x² + 3x - 6x - 18। इसको कॉमन, यहाँ पे आपको x देखेंगे तो x² यहाँ पे कॉमन है तो x² को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या जाएगा? x + 3 और यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो x + 3 और यहाँ पे -6 को कॉमन ले लेंगे तो x + 3। तो कॉमन वाले सारे इक्वल हैं तो x + 3 को कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद क्या बचा? x² + x - 6, x + 3 = अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 को अगर हम तोड़ते हैं, डिविजिबल करते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा? 2 × 3, 2 3 = 6, ठीक है। तो यानी 3x - 2x - 6, x + 3, तो x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x + 3 - 2 और यहाँ पे x + 3, x + 3 बाहर है, x + 3 अंदर वाला दोनों कॉमन है और यहाँ पे ये x - 2। तो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड x - 2 दिया है, इसलिए इसके अन्य गुणनखंड जो होंगे ये x + 3 एवं x + 3 होगा। ऑप्शन सी x + 3 और x + 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता है। तो गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानिए। तो यहाँ पे चक्रक, किसी वस्तु का अपना ज्ञान के लिए अपेक्षणीय ज्ञान के निमित्त अपेक्षणीय ज्ञान का विषय हो जाना चक्रक कहलाता है, ठीक है, चक्रक है ये। तो इस परिभाषा के अनुसार जब किसी वस्तु के ज्ञान के संपादन में अपेक्षणीय ज्ञान को जिस ज्ञान की अपेक्षा होती है, इस ज्ञान के उदय में इसी वस्तु का ज्ञान अपेक्षित हो जाता है, तब चक्रक दोष होता है। उपयुक्त गद्यांश में चक्रक दोष है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका चक्रक राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट यानी वृत्त रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने, इसको सॉल्व करिए फिर। तो यहाँ पे 360 डिग्री का एक पाई चार्ट है,
ठीक है। तो पाई चित्र में 360 डिग्री प्रतिनिधित्व करता है कितना 100%। तो 100% का 360 डिग्री, प्रथम श्रेणी का प्राप्तांक के छात्र यानी 20% है, तो 360 अपॉन 100 इंटू 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 72 डिग्री होगा। तो ऑप्शन सी 72 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है ये बतानी है। तो त्रिभुज बताने के लिए सबसे पहले सबकी जगह पे उसकी वैल्यू कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 0 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो एक फलक वाले जो त्रिभुज हैं वो पूरे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो है एक फलक वाले जो हैं वो पूरे 6 हैं। दो फलक वाले त्रिभुजों की संख्या है 1 + 2 ये, उसके बाद 1 + 3, उसके बाद 4 + 5, फिर 5 + 6, उसके बाद 3 + 0, उसके बाद 0 + 6, ये = पूरे 6। तीन फलक वाले त्रिभुजों की संख्या है 2 0 और 6, ये उसके बाद है 3 0 और 3 0 और ये 4 जो है ये आपका तीन फलक वाले हैं। उसके बाद 5 + 6 + 0, ये जो है 3 फलक वाले हैं। अब इस त्रिभुजों की संख्या यानी 6 + 6 + 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी पूरे 15 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? सन्निध्य, उपयोगिता और अकेलापन। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन सन्निध्य यानी प्रॉक्सिमिटी, उपयोगिता यानी यूटिलिटी तथा अकेलापन यानी लोनलीनेस आदि कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63। एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की नाप 26 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजा होती है वो इक्वल होती है, समांतर होती है, और इसका सूत्र होता है पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर = 2l + b, ठीक है, l² + b² यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला विकर्ण जो है वो दिया हुआ है 26 और दूसरा विकर्ण के बारे में पता नहीं है, इसलिए दूसरा विकर्ण यानी x भी मान सकते हैं। उसके बाद 2 और लंबाई कितना दिया हुआ है 17, यानी 17 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 11 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो दूसरा विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × इसको ऐड कर देंगे तो ये 410 हो जाएगा, 410। इसको 2 × 410 को करेंगे माइनस कितना हो जाएगा ये 676, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 826 माइनस इसको इंटू करेंगे 410 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 820 माइनस ये 676 = 124। दूसरा विकर्ण स्क्वायर में है तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो नहीं दिया है उसके बारे में बताना है कि उसमें क्या लिखा होगा। तो यहाँ अगर आप देखें 3 और 5 में प्लस ये 3 और ये 5 +2 है, और ये 5 और ये 7 जो है +2 का गैप है दोनों में, और ये 7 और इस 9 को अगर देखें तो +2 का गैप है। इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये +2 का ही गैप होना चाहिए, यानी 5 = 3 × 2 - 1 = 6 - 1 = 5, और 19 को करेंगे तो 5 × 4 - 1 = 5 × 4 यानी 20 - 1 19 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 41 को करेंगे तो 41 हो जाएगा 7 × 6 - 1 7 6 = 42 - 1 यानी 41 हो गया, और उसके बाद 9 × 8 - 1 यानी 72 - 1 71। तो 71 जो होगा यहाँ पे लुप्त है, यहाँ पे 71 होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65। दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है 12 और 144। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। पहली संख्या आपके पास 36 दी हुई है और दूसरी संख्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उसको इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद आपको LCM और इंटू HCF क्या दिया हुआ है 12 × 144, दूसरी संख्या = 12 × 144 अपॉन ये 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 48 होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? नामिक समूह तकनीक, ऑप्शन सी। नामिक समूह तकनीक यानी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में निर्णयकर्ताओं या विशेषज्ञों का समूह अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से न कर लिखित में तथा राउंड रॉबिन पद्धति यानी एक राउंड रॉबिन पद्धति होता है, एक एक का एक एक से संपर्क, इससे करते हैं। ब्लैक बोर्ड या चार्ट पर विचारों को प्रदर्शित कर दिया जाता है तथा पूर्ण विशेषण समूह कागजी चर्चा तथा सहमति से निर्णय लिया जाता है। लिखित रूप में सृजनात्मक विचारों को महत्व देने वाली ये तकनीक परस्पर संघर्षों तथा अंतहीन वाद विवाद को कम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी नामिक समूह तकनीक जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ठीक है, तो जितने की वृत्त की परिधि में वृद्धि होगी उतने ही वृत्त की त्रिज्या में भी वृद्धि होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो पाई इंटू त्रिज्या यानी पाई इंटू आर, पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। पूर्व क्या है? पाई इंटू, यहाँ पे आपको 10% दिया हुआ है, इंटू त्रिज्या 10 यानी 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 पाई हो जाएगा। परिवर्तित होगा पाई इंटू 11 121 पाई। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंटेज वृद्धि होगा 121 पाई माइनस 100 पाई अपॉन 100 पाई इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में करना है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 21%, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 21% आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, वह कौन सी मानसिक प्रकार्य है जो कि समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, परिकल्पना, निरूपण, अंतर्निर्देश तथा साधन साध्य विश्लेषण समस्या समाधान में सहायक तत्व है, जबकि प्रकार्यात्मक स्थिरता जो है ये समस्या समाधान में बाधक तत्व होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये किससे विभाज्य है? तो ये आपका, आप इसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा, -1 यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 2x प्लस 1, इसके बाद एक्स स्क्वायर ये -1 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये माइनस b स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी यानी x प्लस 1 x माइनस 1। अतः स्पष्ट दिया गया व्यंजक जो है यानी 2x प्लस 1 जो है इससे विभाज्य होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, विकल्प 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? तो L प्लस यू माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसका ये होता है फॉर्मूला। L यहाँ पे लोअर है, U यहाँ पे अपर है और T इज इक्वल टू टोटल होता है। तो L प्लस 18वें क्रम पे -1, ठीक है, ये -1 L की जगह पे हम 18 पुट करेंगे यानी लोअर दिया हुआ है 18, L प्लस U के जगह पे यानी अपर दिया हुआ है यहाँ पे 18, तो U की जगह पे 18 पुट करेंगे, -1 की जगह माइनस, और टोटल कितना है? टोटल 49 है, टोटल की जगह पे 49 लिख देंगे। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49 माइनस 18 में से एक माइनस किया 17, तो -17 हो जाएगा। 49 में से 17 माइनस करेंगे 32, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आखिरी में 32वां होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, कथन है क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तर्क है हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। और तर्क दूसरा है कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। तो इसमें से आपका नीचे दिए कूट में से कौन सा सही उत्तर है बताना है, ऑप्शन 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ना तो तर्क फर्स्ट सही है और ना ही तर्क सेकंड जो है वो प्रबल है। यदि किसी कथन के पक्ष में केवल एकमात्र जैसे तर्क दिया जाए तो वो तर्क प्रबल नहीं होता है, क्योंकि किसी समस्या का एकमात्र समाधान न होकर अन्य समाधान भी हो सकते हैं, और तर्क जो पहला था वो प्रबल नहीं है। अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने से स्कूली शिक्षा में सुधार न करना प्रबल तर्क नहीं है, क्योंकि शिक्षा भी मानव संसाधन विकास में योगदान देकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। और जो कथन के संदर्भ में फर्स्ट और दूसरा दोनों प्रबल नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को सही माना है, जो कि गलत है, यानी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों को ही सही माना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72, रतन पवन के
40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन के किस दिशा में होगा। तो ये एक डायग्राम है जिसमें से आपका ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपका दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम होता है। तो बोल रहा है कि 40 मीटर रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो ललन रतन की किस दिशा में है। तो इस यहाँ पे आपका ये पूर्व दिशा में है। ठीक है, जो ललन है वो पवन के पूर्व दिशा में। उपयुक्त प्रश्न आधार चित्र के अनुसार बनाने से स्पष्ट होता है कि ललन रतन के पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित समूह में से कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो आँख, कान, दांत ये सब सारे बॉडी के पार्ट है, लेकिन ठुड्डी जो है ये आँख का उपयोग देखने में, कान का उपयोग सुनने में तथा दांत का उपयोग चबाने के लिए किया जाता है, लेकिन ठुड्डी का इस तरीके से कोई भी विशेष उपयोग नहीं है। तो डी जो ऑप्शन है ये सबसे अलग है, यानी ये यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74। संख्या दिए हुए 4.6, 0, 9.3 ये संख्या, इसकी मध्यिका क्या होगी बतानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मध्यिका के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि जितने, उसको लिख लीजिए, उसके बाद जितने पद है पूरे 12 पद हैं। फॉर्मूला होता है मध्यिका का n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद अपॉन 2 पद जो है n अपॉन यहाँ पे 12 पद हैं तो 12/2 पद और 12/2 प्लस 1 पद अपॉन 2। तो यहाँ पे 12वां पद अगर आप देखें तो 6 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 6 और इसको करेंगे तो 2 6 और प्लस 1 ये 7, यानी 6वां पद और 7वां पद। यहाँ पे अगर आप 6वां पद ढूंढे तो 4.6 है और 7वां पद जो है ये 5.2 है अपॉन 2। इसको ऐड करेंगे तो 9.8 हो जाएगा और 2 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 4.9, यानी 4.9 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75। निर्णय क्षमता का सार है, विकल्पों के मध्य चयन करना। प्रशासन में निर्णय एक दैनंदिन गतिविधि तथा एक प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलने वाला स्वाभाविक कार्य है। प्रसिद्ध विद्वान हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं: आसूचना क्रिया, प्रारूप क्रिया, विकल्प चयन क्रिया। और इससे स्पष्ट है कि विकल्पों के मध्य चयन करना निर्णय क्षमता का सार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाया गया है। ठीक है, खेल को, गृह कार्य को, स्कूल को, अन्य को और सोने में दर्शाता है। तो वो सोने की तुलना में खेलने में कितना समय परसेंटेज में बिताता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम आप देख लीजिए। खेल इतना है, गृह कार्य इतना है, तो घंटों का विवरण डिग्री में दर्शाया गया है। सोने के लिए 120 डिग्री, खेलने के लिए 30 डिग्री और तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 100% हो गया है। तो 30 डिग्री को करेंगे तो 100/120, क्योंकि सोने के बारे में ही पूछ रहा है। सोना यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया है। तो 100/120 इंटू कितने पे, खेलने के अनुसार करेंगे तो 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे 25%। सोने की तुलना में खेलने में वो 25% समय लगाता है। तो 25% यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि एक कतार में पढ़ने वाले 3 गांव कौन से हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे, यानी ए बी सी डी और ई तथा एफ 6 गांव हैं। ठीक है, और ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम देख लीजिए आप। अगर क्वेश्चन अगर मैं पॉज करके देख लिया हो तो डायग्राम देख लेते हैं। प्रश्नानुसार गांवों को स्थापित किया गया है। ए यहाँ से ए सी डी एफ और ई और बी। तो इससे स्पष्ट है कि 3 गांव हैं, ए है, डी है और ई है। ये एक कतार में खड़े हैं ये तीनों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला आता है कालिक, क्वेश्चन नंबर 78। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है किसके लिए, क्रोनेमिक्स के रूप में। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में।
कालिक संप्रेषण अध्ययन क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। क्रोनेमिक्स अशाब्दिक संचार की ही एक उप श्रेणी है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें से दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभाज्य संख्या पहली अभाज्य संख्या प्लस दूसरी अभाज्य संख्या प्लस तीसरी अभाज्य संख्या इज इक्वल टू उनका योगफल। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 2, उनमें से एक संख्या दूसरे से 3 अभाज्य संख्या है। 2 प्लस दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? उससे दूसरे जो एक से 24 अधिक यानी 2 + 24 इज इक्वल टू 26 भाज्य संख्या या फिर अमान्य। 3 का करेंगे 3 + 24 27 भाज्य या अमान्य। पांचवा का प्लस 5 + 24 ये 24 अधिक है तो 29 + 46 ये भाज्य है जो कि इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 7 हो जाएगा 7 + 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 31 + 62। तो यहाँ पे ये क्योंकि पूरा योग तो 100 ही है तो 100 में ही निकालेंगे। उसके बाद 30 इसी तरीके से और भी निकालेंगे तो 37 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 + 24 इज इक्वल टू 61 और इसको करेंगे ऐड 61 + 2 100 ये मान्य है। चूंकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं तथा इनका योग 100 है इसलिए दूसरी अभाज्य संख्या जो है ये 61 होगी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप से इसे स्वीकारता है, अतः ये अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। तो इसमें से निहित तर्क दोष क्या होगा? लोकोत्तेजक। ऑप्शन ए, लोकोत्तेजक तर्क दोष एक तर्क दोष है। ऐसा तर्क दोष है जिसमें कि किसी कथन या प्रस्ताव को इसलिए सत्य माना जाता है कि बहुत से लोग उसे सही मानते हैं। तो प्रश्नानुसार गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम को इस आधार पर अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत माना गया है कि हर व्यक्ति इसे स्वीकार करता है। तो इसमें से लोकोत्तेजक तर्क दोष है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिमाण की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन ए, ये उपयोगिता का आकलन। उपयोगिता का आकलन यानी असेसिंग यूटिलिटी किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82, युक्ति। युक्ति है सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी पेंटर धार्मिक हैं, सभी पेंटर भारतीय हैं। तो इनमें निहित तर्क दोष क्या है? तो एक पहले बना लेंगे, क्या बोल रहा है? सभी भारतीय धार्मिक हैं। तो ये जो है सभी भारतीय, ये गोला है ये भारतीय हैं जो कि धार्मिक हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि सभी पेंटर जो है वो भी धार्मिक है। तो पेंटर जो है वो भी धार्मिक है, ये बड़ा वाला जो है ये धार्मिक है, पेंटर भी धार्मिक है। सभी पेंटर भारतीय हैं, ठीक है। सभी पेंटर जो है वो भारतीय हैं, तो भारतीय भी है या फिर धार्मिक भी हैं। तो धार्मिक और भारतीय दोनों है, इसीलिए पेंटर जो है ये छोटा सा बनाया गया है। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, धार्मिक जो है सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरा है भारतीय, उसके बाद सबसे छोटा यहाँ पे पेंटर है। सभी पेंटर भारतीय हैं, इसमें से निहित तर्क दोष अव्याप्त मध्य है, ठीक है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल पद है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी यानी सत्तात्मक ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83, यदि किसी निश्चित कोड में डेट को ये लिखा जाता है और तो निम्नलिखित में से कम को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो डेट को अगर ये लिखा गया है तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट डी का उल्टा डब्ल्यू लिखा है, ए का उल्टा जेड होता है अपोजिट, और टी का अपोजिट जी होता है और ई का अपोजिट बी होता है। इसी तरीके से कम का भी अपोजिट कर देंगे, सी का अपोजिट, ओ का अपोजिट, एम का अपोजिट और ई का अपोजिट। तो ऑप्शन ए होगा, यानी सी का अपोजिट एक्स होता है, ओ का एल, एम का एन और ई का बी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अपोजिट फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, दूसरे चित्र में एक्स क्या है? यहाँ पे x का बताना है कि x क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 21 जो है 21/3 इज इक्वल टू 7 तथा 7 × 17 ये होता है 19, ठीक है, 100 119 17 7 जा। उसके बाद दूसरा है 24/3 ये वाला 24/3 इज इक्वल टू 8 तथा 8 × 23 इसको करेंगे तो 23, तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो 184 आ गया। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे 18/3 इज इक्वल टू 6 तथा 6 × x, तो इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 174। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हो, क्या होगा, इसको करेंगे तो 174 ये 6 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 129 हो जाएगा, यानी 29 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 85, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। 11 से 50 के बीच ऐसी संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य हैं वो होता है 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 3 से जो और ये 7 से विभाज्य संख्या है। तो इनमें से ऐसी संख्या जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा तो 14, 28, 35, इसमें से 14 और 28 और 35 जो है ये 3 से विभाज्य नहीं होंगी। 14, ये 28 और 35 और 49 जो है ये 3 से नहीं कटेगा। तो इसमें से जो 4 है वो कुल 4 संख्याएं होंगी। ऑप्शन बी। बताना है कि 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। तो कुल 4 संख्या जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन बी। अगला है 86 क्वेश्चन। ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य होगा। तो आइए हम एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं इसको। बोल रहा है कि बी से ज़्यादा अमीर ए से ज़्यादा अमीर सी है, सी से अमीर डी है, डी से अमीर ई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। प्रश्नानुसार अमीर क्रम में बैठाने पर मध्य में आपका सी आता है। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 87। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि उनके सिरों की गिनती की जाए तो ये कुल 200 हैं और यदि उनके पैरों को गिना जाए तो इनका योग 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर होंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि सभी खरगोश अपने 2 पैर उठाते हैं तो चिड़ियाघर में पैरों की संख्या 200 × 2 है यानी 400 होगी। लेकिन यहाँ पर पैरों की संख्या 580 दिया हुआ है तो 580 - 400 कितना हो जाएगा, 180 अधिक। तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 180/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 टाइम में कटेगा। यदि एक खरगोश अपने सभी पैर जमीन पर रखे तो पैरों की संख्या 2 की वृद्धि होती है। यानी चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 - 90 110। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निरंतर सहनशीलता पाई जाती है। निर्देशात्मक शैली। ऑप्शन सी। जिन निर्णयकर्ताओं में अनेकार्थी यानी एम्बिगिटी शब्द या प्रकरणों को अथवा उलझी हुई परिस्थितियों को सहने की क्षमता कम होती है तथा जो कि तार्किकता को पसंद करते हैं, कम से कम सूचनाओं से निर्णय लेते हैं और कुछ ही विकल्पों का सहारा लेते हैं, वे निर्देशात्मक शैली के निर्णयकर्ता होते हैं। निर्देशात्मक निर्णयन शैली में अस्पष्टता के लिए निम्नतम सहनशीलता पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि करनी है इसको। तो यहाँ पे कभी कभी गैर इरादतन होती है। ऑप्शन डी। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। क्वेश्चन नंबर 90। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है क्या, विकेंद्रित नेटवर्क में। विकेंद्रित नेटवर्क में जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपीज़ इतनी है 12,000 की धनराशि में 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 12,000 रुपये 5 वर्ष में अगर कितना है 24,000 हो जाएगी, 24,000 रुपये। तो अगले 5 वर्ष में 48,000 रुपये हो जाएगी और अर्थात 10 वर्षों में इसकी राशि जो है 48,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो अगले 5 वर्ष में अर्थात 15 वर्षों में ये कितना हो जाएगी 96,000 रुपीज़ हो जाएगी। उसके अगले यानी 20 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी 1,92,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि 5 वर्ष में धनराशि 2 का 1 गुना और 5 + 5 यानी वर्ष में धनराशि जो है 10 वर्षों में 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 बार 5 वर्षों में आपका 2 का क्यू हो जाएगा और इतने वर्ष में अर्थात 20 वर्ष में धनराशि जो है 2 पे पावर 4 गुना हो जाएगा और इतने वर्ष में आपका 16 यानी इसको करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 तो 16 हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। तो 16 × ये 12,000 इसको हम इंटू करेंगे तो 1,92,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसको 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है 1,92,000 ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92।
अन्य से भिन्न को चुनिए। तो यहाँ पे NP31 जो है ये अन्य से भिन्न है। दो कारण हो सकता है, एक तो ये विषम संख्या है, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये भिन्न को बताया है। वर्णमाला में क्रम संख्या के स्थानों पे बी जो है दूसरे स्थान पे होता है और डी चौथे स्थान पे होता है, यानी 2 + 4 6, यानी BD 6 दिया हुआ है। एफ जो है छठवें स्थान पे, एच जो है वो 8वें स्थान पे है यानी 14, FH 14। जे जो है 10वें स्थान पे है, एल जो है 12वें स्थान पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो 22 यानी JL 22 दिया हुआ है। एन जो है 14वें स्थान पे है, पी जो है 16वें स्थान पे है, इसको ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी NP 30 होना चाहिए। तो NP 31 दिया हुआ था, इसीलिए डी जो है वो सबसे अलग है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। ऑप्शन ए नीति प्रवचन, निर्णय परक होना, सांत्वना प्रदायी जो है टिप्पणियाँ। संचारक एवं प्रापक के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अधिक अंतर, संचारक को संदेश का अल्प ज्ञान तथा संदेश की प्रकृति का जटिल होना आदि प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक ऐसी सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? बुद्धियोत्तेजक, ठीक है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जो कि वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता है जो कि लोग किसी समस्या पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सके। तत्पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समस्या का उचित समाधान मिल सके। यहाँ पे ऑप्शन डी बुद्धियोत्तेजक। क्वेश्चन नंबर 94 है, इस कथन पर विचार कीजिए। कथन है, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? तो पहला दिया हुआ है कि हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो कि आस्था के रास्ते में नहीं आता। दूसरा, नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा कूट होगा, तो या तो डी होगा, या तो फर्स्ट होगा, या तो सेकंड, यानी ऑप्शन डी। कथन के संदर्भ में दोनों तर्क प्रबल हैं, परंतु दोनों तर्क में एक साथ नहीं हो सकते हैं। या तो पहला सही हो सकता है, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? तो हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो कि आस्था के रास्ते में नहीं आता है। और या तो दूसरा सही हो सकता है, नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96, अगर रोज़ को ये लिखें और उसी तरह चेयर का कोड ये है, तो प्रिच का कोड ये है, तो सर्च का कोड क्या होगा? तो इस तरीके से आप देखिए तो रोज़ की जगह पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एस जो है, एस अगर देखें यहाँ पे एस कहीं दिया हुआ है, एस की जगह पे 2 लिखा हुआ है, ई की जगह पे 1 लिखा हुआ है, ए की जगह पे यहाँ पे 4 है, आर की जगह पे यहाँ पे 6 है, सी की जगह पे यहाँ पे सी है, सी की जगह पे 7 है और एच की जगह पे यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए 214673 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, जनप्रवाद यानी ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये जो है प्रबंधन द्वारा नियंत्रक होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। जनप्रवाद यानी ग्रेप वाइन और अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। इस प्रकार का संचार संगठनात्मक नियमों विनियमों से परे होता है, अर्थात ये प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ये संचार व्यवस्था संगठन के सदस्यों के सामाजिक संबंधों के इर्द गिर्द निर्मित होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है? समकालिक। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, यदि ए भाई है बी का, ए जो है ये बी का भाई है, सी जो है ये ए का पिता है, सी जो है ये ए का पिता है, डी भाई है ई का, डी जो है ये ई का भाई है और ई पुत्री है बी की, ई जो है ये बी की पुत्री है। तो डी का चाचा कौन है? इसमें से डी का चाचा बताना है। तो इसमें से ई की माँ या पिता बी है, ठीक है, ई की माँ या पिता बी है, जिसका पता नहीं है कि ये कौन सा है जेंडर, ठीक है, या फिर माँ होगी या पिता होगा। और डी जो है डी ई का भाई है, इसलिए डी की माँ या पिता बी होगा, ठीक। चूँकि बी का भाई ए है इसलिए ए डी का मामा या चाचा होगा। मामा या चाचा का अंग्रेजी अंकल होता है, अतः विकल्प अनुसार डी जो है ये इसका राइट, डी का चाचा जो है अंकल ए होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो डी का चाचा जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन,
1 जनवरी से 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को सोमवार होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन समान होते हैं, अर्थात 31 दिसंबर 1995 को रविवार होगा, अतः 1 जनवरी 1996 को सोमवार था, ऑप्शन बी। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं सी सेट के 2019 के क्वेश्चन पेपर हैं ये। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और इसी तरीके से पेपर बनता है, ज़रूरी नहीं है कि यही है, लेकिन लेवल यही हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।